हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग गुड। आज हम फटाफट खत्म करते हैं एसएफएम का एक टॉपिक, स्टार्टअप फाइनेंस, जो कि एक थ्योरी चैप्टर है। मज़े से पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले स्टार्टअप होता क्या है। तो बेसिकली एक बेसिक आइडिया क्या होता है स्टार्टअप का। किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करना है, लेकिन सबसे पहला आइडिया क्या होना चाहिए उसका। मतलब यही है कि कुल मिला के हमें पैसा जो है वो इन्फ्यूज़ करना है। किसके लिए? जो भी अपना आइडिया था जो दिमाग में चल रहा है, इट मे बी यूनिक और समथिंग, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। सो स्टार्टअप फाइनेंस मीन्स सम इनिशियल इन्फ्यूजन ऑफ मनी नीडेड टू टर्न एन आइडिया इनटू रियलिटी। इट मीन्स टर्निंग एन आइडिया इनटू अ रियलिटी। ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, सबसे मेन चीज़ ये है कि जो बड़े लेंडर्स होते हैं और जो बैंक्स होते हैं ना, स्टार्टिंग पॉइंट में वो है ना बाहर रहना पसंद करते हैं। कि किसी भी स्टार्टअप में वो एकदम इनिशियली इन्फ्यूज़ नहीं करते कैपिटल। ठीक है। इसलिए अब पैसा तो चाहिए, तो लेके कहाँ से आए, बिकॉज उसमें रिस्क बहुत है। ज़रूरी है पर रिस्क बहुत है। ठीक है। लेकिन अब चलो उसको शुरू कैसे करेंगे। देर आर सम इनोवेटिव वेज टू फाइनेंस स्टार्टअप। सबसे पहले अपन लेंगे पर्सनल फाइनेंसिंग, मतलब खुद से फाइनेंस करना, मतलब जो भी अपनी सेविंग्स वगैरह कुछ भी है तो उसको यूज़ करना। और दूसरा क्या होता है ना, कि अगर आप स्टार्टअप के लिए अगर किसी से पैसे मांगने भी जाओगे ना, तो वो सबसे पहले इस चीज़ में इंटरेस्टेड होता है कि आपने उसमें कितना पैसा डाला है। मतलब ओनर का खुद का ही कैपिटल नहीं होगा तो वो तो रिस्क फ्री हो गया ना। फिर कोई दूसरा पैसा क्यों डालेगा? जब तक आप अपना कैपिटल रिस्क में नहीं डालोगे, वो अपना अपना कैपिटल आपको नहीं देगा, बिकॉज आपका खुद का पैसा लगा हुआ है। तो ही आप बिज़नेस को सीरियसली ले पाओगे। दूसरा होता है पर्सनल क्रेडिट लाइंस। बेसिकली एक सिंपल सा एग्जांपल है क्रेडिट कार्ड, जिसका उसका क्रेडिट लिमिट होता है, उसको यूटिलाइज़ करते जाओ, पे करते जाओ, यूटिलाइज़ करते जाओ। एक बेसिकली एक शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग टाइप सिस्टम हो जाता है। दूसरा होता है फैमिली एंड फ्रेंड्स। दोस्तों के पास जाते हैं, तू मुझे पैसा देगा ना, तू मुझे पैसा देगा ना, तू मुझे पैसा देगा ना टाइप्स ऑफ। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स एक बहुत अच्छा सा एक रीज़न होता है। अगर आपका आइडिया उनको पसंद आया और वो चाहते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, बिकॉज उनको आप पे ट्रस्ट है, आप पे विश्वास है, तो फैमिली एंड फ्रेंड्स वाला एक सोर्स बहुत सही रहता है। दूसरा होता है पीयर टू पीयर लैंडिंग। बेसिकली एक पीयर टू पीयर लैंडिंग में हम लोग एग्जांपल दें तो जैसे एक है ना ग्रुप बना लिया, और सपोज़ उन्होंने बोला हुआ है कि हम लोग 10-10 रुपये जमा करेंगे। 100 जमा, 10 जनों का ग्रुप था, 100 जमा होगा। अब 100 जने किसी एक जने को अपन जो है वो फाइनेंस कर देंगे कि चलो किसी भी एक XYZ इंसान को चाहिए, तो उसको अपन ने पैसा दे दिया 10 जनों ने मिलके। सो दैट्स पीयर टू पीयर लैंडिंग। दूसरा होता है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग से एक सिंपल सा फंडा होता है, लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटर्स बट अमाउंट इज़ लो। तो कंट्रीब्यूटर तो बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन अमाउंट होगा कम। जैसे कि बहुत सिंपल सा, जैसे आपने क्रिश मूवी देखी होगी, तो क्रिश मूवी में याद है वो सिंगापुर जाता है, तो फिर वहाँ पे क्राउड फंडिंग होती है। वो एक लड़का होता है, तो वो तलवारबाजी दिखाता है, देन दे यूज़ टू कलेक्ट द मनी ऑन इन देयर कैप्स, तो वो इसको क्राउड फंडिंग बोलते हैं। ठीक है ना, कि छोटा छोटा अमाउंट लेते हैं लेकिन काफ़ी सारे कॉन्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। ठीक है। दूसरा होता है माइक्रो लोन्स। माइक्रो लोन्स क्या होता है? ये लोन इंडिविजुअल देते हैं लोअर इंटरेस्ट पे। किसके लिए? न्यू बिजनेस वेंचर्स के लिए। तो ऐसा हम काफ़ी सारे लोगों से भी ले सकते हैं, तो एग्रीगेट हो जाता है। तो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स आर मोर एंड हेंस द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ हाई। अगला होता है वेंडर फाइनेंसिंग। वेंडर फाइनेंसिंग मतलब सिंपल सा है, अपन जिससे माल खरीद रहे हैं ना, उसको अपन ने बोला भाई थोड़ा क्रेडिट लाइन दे दे इन शॉर्ट। तो या फिर यहाँ पे मैंने बोला कि जब तक गुड्स ना बिके 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, तो एक तरह से वेंडर फाइनेंसिंग हो गया। कहने का मतलब कि उसने ही माल दिया हुआ है और अभी तक अपन ने उसका पैसा दिया नहीं है, जब बिक जाएगा तब हम दे देंगे, या एक कुछ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम बाद हम दे देंगे। एक पीओ फाइनेंसिंग होता है, परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग होता है। किसी कोई चीज़ हमें परचेज़ करनी है, सपोज़ हमें कंप्यूटर परचेज़ करना है, तो हम जिसे खरीद रहे हैं डायरेक्ट उसको ही है ना पेमेंट दे दिया जाएगा, अपन को नहीं आएगा लेकिन डायरेक्ट सप्लायर को चला जाएगा। तो दैट इज़ परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग। दूसरा फैक्टर अकाउंट्स रिसीवेबल। ये कब होता है? जब माल बिक चुका होता है, उसका बिल जनरेट हो जाता है, तो अपना जो डेटर है उसका जो बिल आता है ना, जो बिल होता है अपने पास, जो अपन डेटर को रेस करते हैं, उसको अपन ले जाके और इसको एनकैश करा लेंगे। फैक्टरिंग होता है, उसको फैक्टरिंग बोलते हैं। तो एक अपना एक परसेंट ऑफ कमीशन निकाल के रखेगा, बाकी का अमाउंट अपने को दे देगा, ताकि अपना जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, अगला होता है पिच प्रेजेंटेशन। अभी 2022 में हमने देखा एक सबसे बढ़िया एपिसोड, एक बहुत बढ़िया सीरीज़ जिसको बोल सकते हैं शार्क टैंक इंडिया। शार्क टैंक इंडिया, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पिच प्रेजेंटेशन आप पूरा का पूरा बेसिकली उस प्रैक्टिकल एग्जांपल से अपन समझेंगे। सबसे पिच प्रेजेंटेशन क्या होता है? मतलब एक मतलब अप टू 20 मिनट्स का एक पिच प्रेजेंटेशन होता है। मतलब समझो कि सामने ना कैपिटल कंट्रीब्यूटर बैठा है, अब आप उसको कैसे अपनी चीज़ के बारे में बताएंगे और कैसे उसको इंप्रेस करेंगे कि वो आपके प्रोजेक्ट में पैसा डाले, इन शॉर्ट। तो आपको उनको अप्रोच करना है। ठीक है।
अब सबसे पहले वो बोलेंगे कि अच्छा आप अपना इंट्रोडक्शन दो, हाँ मतलब आप कौन हो, ठीक है, कहाँ से आए हो, क्या किया है आपने, कहाँ पढ़े हो, क्या किए हो, क्या एक्सपीरियंस है। फिर वो पूछेंगे आपकी टीम क्या है, मतलब आप अकेले ऑब्वियस ही बात है कंपनी चला रहे हो, आप अकेले तो चलाओगे नहीं, तो आपने कोई टीम सोच रखी हो या किस तरीके का चैनल रहेगा, सीईओ कौन है, सीएफओ कौन है, डायरेक्टर कौन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डिपेंड ऑन साइज़ ऑफ कंपनी। ठीक है, फिर वो पूछेंगे। अब ये प्रॉब्लम तो बेसिकली क्या होगा, अगर वो है ना पर्पस ड्रिवन, अगर कोई प्रॉब्लम है, पर्पस ड्रिवन मतलब कि एक कोई कॉज के पीछे एक अगर अपन ने कोई स्टार्टअप लेके आए हैं, जैसे कि शार्क टैंक में अगर आपने देखा हो तो ब्लाइंड लोगों के लिए, या वो ब्रेल लिपि वाला एक डिवाइस बनाया था उसने, तो दीज आर पर्पस ड्रिवन ब्रांड्स। अब अगर अपन लेंसकार्ट की एग्जांपल भी लेंगे तो दैट इज़ ऑल्सो अ पर्पस ड्रिवन, बिकॉज उसने एक बहुत सी सिंपल सी चीज़ बोली थी। इंडिया के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, इंडिया में 50% लोग ऐसे हैं जिनको चश्मों की ज़रूरत है, तो हमारा ही टारगेट है कि हमें इंडिया के 50% पॉपुलेशन जो उनको चश्मा पहनाना है। तो वो एक प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने बताया कि इंडिया में इतने लोगों को आइज़ में प्रॉब्लम है, सोल्यूशन क्या है कि अब हम इस टेक्नोलॉजी के साथ इसको सॉल्व करेंगे, सो दैट इज़ द सोल्यूशन। ठीक है, अब मार्केटिंग सेल्स मतलब आपको बताना है कि सबसे इंपॉर्टेंट होता क्या है। फाइनली अगर कोई आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट करेगा तो वो एनजीओ तो है नहीं, सीधी सी बात है, वो बिज़नेस करना चाहता है, तो वो सबसे इंटरेस्टेड इस चीज़ में रहेगा कि आपका सेल कितना है। ठीक है ना, किस तरीके से आप उनको प्रेजेंट करेंगे, आप इसका कितना सेल मान के चलते हैं। ठीक है, अगला आता है प्रोजेक्ट एंड माइलस्टोन। ठीक है, वो आपसे ये पूछ लेंगे कि आपने अब तक कितना सेल किया, लास्ट मंथ कितना किया, लास्ट क्वार्टर कितना किया। अब वो बोल रहे हैं कि आप अपनी कंपनी को कहाँ तक देख रहे हैं, तो वो आपसे पूछेंगे कि आपका प्रोजेक्शंस क्या है, आपके माइलस्टोन क्या है, कि आप अपनी कंपनी को कहाँ तक ले जाएंगे। उसमें आप अपना इनकम स्टेटमेंट बता देंगे कि इतना हम लोग कमाने वाले हैं, कैश फ्लो बता देंगे, इतना रोकड़ा आने वाला है, बैलेंस शीट बता देंगे कि हम अपनी बैलेंस शीट को इतना स्ट्रॉन्ग करके यहाँ तक लेके जाएंगे। फिर वो पूछेंगे अच्छा आप दुनिया में अकेले ऐसे हो जो ये करते हो, तो आप बताएंगे कि नहीं मेरा कंपटीशन भी है, और ये कॉम्पिटिटर है मेरा, और मैं इसको किस तरीके से फाइट करूँगा। देन आई हैव टू एक्सप्लेन होल ऑफ माई बिजनेस मॉडल। ठीक है ना, मतलब कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज रहनी रहेगी, मैं किस सेगमेंट में उतर रहा हूँ, मेरा टारगेट कस्टमर क्या है। ठीक है ना, और मेरा स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, जो कि अपन बोल चुके हैं पहले भी, है ना। सो एक तरह से ये बाइबल हो गया पूरा, कि आपको पूरा एक्सप्लेन करना है कि क्यों आपके इसमें इन्वेस्ट करें। तो बेसिकली वो चीज़ हो गई। फिर अगला है फाइनेंसिंग। तो उसमें ये चीज़ भी पूछ लेते हैं वो कि अच्छा आपने खुद का पैसा कितना डाला हुआ है, और प्रीवियस इन्वेस्टर अगर आपके कोई है तो कितना डाला हुआ है। प्री मनी, पोस्ट मनी, एक नया टर्म जो इसमें अपन ने सीखा। प्री मतलब अगर आप प्री मनी का मतलब कि कंपनी का वैल्यूएशन कितना है, अभी वाली अभी आप जो फंडिंग ले रहे हैं ना, उससे पहले कितना वैल्यूएशन है वो। देन आज का मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग में क्या ले सकते हैं अपन, बूट स्ट्रैपिंग ले सकते हैं। बूट स्ट्रैपिंग में मतलब जो कि है कि खुद के कंपनी के खुद के या तो पर्सनल फाइनेंस से आ जाएगा या फिर ऑपरेटिंग रेवेन्यू से आ जाएगा। हम बाहर से कहीं से नहीं ले रहे हैं अपने, या तो खुद के पास से ले रहे हैं या खुद की कंपनी के जो प्रॉफिट्स जनरेट हो गए हैं उससे लेंगे। ठीक है, मतलब क्या होता है मोस्टली ना, जो भी फाउंडर्स होते हैं ना, अगर वो अननेसेसरी एक्सपेंसेस अगर करें किसमें, मार्केटिंग में, ऑफिस में, इक्विपमेंट में, एट द इनिशियल लेवल, तो दे एक्चुअली कैन नॉट अफोर्ड, बट डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज़ नॉट फ्रूटफुल एंड अ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर वी कैन से। वापस दूसरी चीज़ अपन ये भी बोल सकते हैं कि इनिशियली में अपन जितना अपना पैसा लगा देंगे तो इट इज़ ऑल्सो अ कॉशियस अप्रोच। दूसरा अगर बूटस्ट्रैप के दूसरे मेथड्स अगर देखेंगे तो ट्रेड क्रेडिट हो गया, मतलब कोशिश करो कि सप्लायर से अपन को कुछ मिल जाए क्रेडिट, क्रेडिट कार्ड से ले लिया, तो इट्स काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की ट्रेड क्रेडिट मिलता है, तो एक ना वर्किंग कैपिटल साइकिल थोड़ा इंप्रूव हो जाता है उससे। अब यहाँ पे भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। जितना अच्छे तरीके से आप अपने पटा सकते हो उनको पटाओ, बहुत अच्छी बात है, उस तरीके से वो आपको क्रेडिट देगा, आपके लिए उतना ही फ़ायदा है। दूसरा है फैक्टरिंग, जैसा अपन पहले डिस्कस कर चुके थे, अकाउंट रिसीवेबल का फैक्टरिंग करवाना, डेटर्स वाला जो बताया था मैंने आपको। ठीक है, दूसरा होता है लीजिंग। इंस्टेड ऑफ बाइंग यू कैन गो फॉर लीज, है ना, है ना। 100 रुपये की एसेट होगी, 10 रुपये अगर लीज़ पे आ रही होगी तो आप लीज़ पे लो, 90 बचेंगे, आप कहीं और लगा लो। अब ये यहीं ख़त्म हो जाएगा। अगला आता है अपना एंजल इन्वेस्टर। एंजल को अपन हिंदी में क्या बोलेंगे, फरिश्ता बोलेंगे। तो डेफिनेटली ये एकदम वैसा ही है, या तो फरिश्ता बोल दो, परी बोल दो, कुछ भी बोल दो। वैसा क्यों है अगर हम बोलेंगे तो मतलब वही है कि एंजल इन्वेस्टर जो होते हैं स्मॉल स्टार्टअप एज एन एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प कर देते हैं। वो कैसा है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। वो बेसिकली कौन होते हैं, ये अपने फैमिली फ्रेंड्स वाले ही होते हैं, जो कि आपके लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे, चाहे आपका बुरा वक्त भी हो। बट एंजल क्यों है ये, इन लोग का ऐसा तो है नहीं कि कमाएंगे नहीं। ठीक है, जो चीज़ आपको बाजार में 10% पे मिल रही हो सकता है आपको 6% में दे देंगे, मतलब ये आपके लिए एक फेवरेबल टर्म रखते हैं। देखा जाए तो ये वेंचर कैपिटलिस्ट से एकदम अपोजिट होते हैं, बिकॉज ना एंजल इन्वेस्टर का ना उनका खुद का पैसा होता है। ये कहीं कहीं होगा, हाँ, एंजल इन्वेस्टर का उनका खुद का पैसा होता है, और जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं ना, वो पूल करते हैं फंड को। देखो, अनलाइक वेंचर कैपिटलिस्ट हु टेक केयर ऑफ पूल फॉर मनी फ्रॉम मैनी अदर इन्वेस्टर्स, एंजल इन्वेस्टर्स यूज देयर ओन मनी।
हालांकि होता है क्या है, ये बहुत बड़े प्लेयर्स होते हैं, वेंचर कैपिटल वाले एंजल इन्वेस्टर जो होते हैं वो बहुत छोटे इंसान हो गए, चाहे मतलब कम लोग हो जाते हैं, इंडिविजुअल हो जाते हैं, ठीक है ना। और फरिश्ता क्यों बोला जाता है स्पेशली उसके लिए, बिकॉज कोई अगर स्टार्टअप अगर इनिशियल स्टेज पे अगर फेल होने वाला होता है ना, तो एंजल इन्वेस्टर्स उनको हेल्प कर देते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट ज़रूरी नहीं है कि एकदम शुरू में आपकी हेल्प कर दे, बिकॉज वेंचर कैपिटल का ना केस अलग है, अपन आगे पढ़ेंगे। अभी अभी हम फाइनली पढ़ेंगे वेंचर कैपिटल फंड। इसमें क्या होता है ना, एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है, ठीक है ना। वो अब एक मैनेजर भी हो जाएगा उसके अंदर, बिकॉज कोई अगर मैनेज फंड कर रहा है तो वो एक मैनेजर हो जाता है, ठीक है ना। स्मॉल बिजनेस एंड स्टार्टअप्स में पैसा डालेंगे, लेकिन जिसके पास एक्सेप्शनली हाई ग्रोथ पोटेंशियल हो, ठीक है ना। इसमें प्रोफेशनल लोग पैसा देते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं रैपिडली ग्रोइंग कंपनीज हु हैव सिग्निफिकेंट पोटेंशियल फॉर इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन। बेसिक आइडिया यही है। जनरली किस में फाइनेंस करते हैं, रैपिडली ग्रोइंग कंपनीज जो होती है उनमें कर देते हैं। क्या कैसे करते हैं, इक्विटी खरीदते हैं, जैसे कि हमें कंपनी में हिस्सेदारी चाहिए, बिकॉज वेंचर कैपिटलिस्ट जो होता है ना वो सीधा स्टेक बाय करते हैं। प्लस ये लोग असिस्ट भी करते हैं डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, प्लस ये लोग एक्टिवली पार्टिसिपेशन भी करते हैं। बेसिकली हम बोल सकते हैं कि शार्क टैंक में क्या करते हैं, उन्होंने यही है, उनको जो आइडिया पसंद आया उन्होंने उनमें इन्वेस्ट किया, ठीक है। वो लोग क्या बोलते हैं, इसके बदले इतना इक्विटी, इसके बदले इतना इक्विटी, तो इक्विटी खरीदते हैं, मतलब कंपनी में हिस्सेदारी खरीदते हैं। फिर वो उनको बताते भी हैं, अरे तुम्हारा ब्रांडिंग अच्छा नहीं है, तुम्हारा पैकेजिंग अच्छा नहीं है, मैं तुम्हें मदद करूँगा, मैं तुम्हें ऐसा करूँगा, ऐसी हेल्प करूँगा, इसको अपन लेंगे। तो मतलब वो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना उसके अंदर, ताकि उनको पता है, क्योंकि उन्होंने उनके अंदर स्टेक डाला है और उनके पास एक एक्सपर्टीज़ है, तो वो उसको ग्रो करना चाहेंगे। सो टुगेदर वी ग्रो, वी कैन से। अब ये जो वेंचर कैपिटल वाले लोग होते हैं ना, इनका ऑब्वियसली टाइम होराइजन ज़्यादा ही होता है, बिकॉज उनको पता है अभी वो लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका दिमाग लगाएंगे तो कोई कल से रिटर्न नहीं मिलेगा। उनको पता है थोड़े टाइम तक उनको रहना पड़ेगा, बट दे कैन मेक अ गुड कंपनी। इन शार्क टैंक वी हैव सीन लेंसकार्ट, पीयूष बंसल, ठीक है, और अश्नीर ग्रोवर, अब वी कैन से फॉर भारत पे, अमन गुप्ता जिसने बोट बना दिया, पूरा पूरा बोट कंपनी, हु इज़ द कॉम्पिटिटर ऑफ JBL एंड ऑल। किसने सोचा था ऐसा कुछ होगा, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का उनका वैल्यूएशन है। सो इसका बेसिकली टाइम होराइजन ज़्यादा होता है, लैक ऑफ लिक्विडिटी। बेसिक इसमें आइडिया ये है कि इनको कम पैसों में अच्छी खासी लिक्विडिटी भी मिल ही जाएगी। अब ऑब्वियस ही बात है, रिस्क भी तो लेना पड़ेगा, बिकॉज नया नया है, बट अब इनको रिस्क लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इनको ये इन्वेस्ट ही उसमें कर रहे हैं जिसका हाई पोटेंशियल है। पोटेंशियल मतलब जो कर सकता है, इसका नहीं थोड़ी कि कर ही लेगा। बाकी तो ये इक्विटी पार्टिसिपेशन, जो लोग अभी अपन ने शार्क टैंक में देखा कि वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो प्रोवाइड करेंगे, इक्विटी पार्टिसिपेशन भी साथ साथ में देते हैं, इसलिए उनको एक अच्छा शेयर भी चाहिए। इसका एडवांटेज क्या है, लॉन्ग टर्म इक्विटी फाइनेंस होता है, मतलब काफ़ी टाइम तक पैसा अपने पास ही रहेगा, और इक्विटी में आ रहा है तो डेट नहीं रहेगा, तो आपका फिक्स कॉस्ट नहीं रहेगा, ठीक है ना। आपका एक बिजनेस पार्टनर की तरह ही आपको हेल्प करेगा, ठीक है, एडवाइस भी देता रहेगा, असिस्टेंस भी देता रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास पास्ट एक्सपीरियंस है, जहाँ इसने शायद ऐसी सिमिलर जो सिचुएशंस है वो फेस की होंगी। इनका ना नेटवर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्यों काम आता है ये, क्योंकि आगे जाके जब इनको और फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है ना, तो यही लोग इनको फंडिंग करा के देते हैं, बिकॉज आपने उस चीज़ में इतना एक्सपीरियंस लिया हुआ है कि आपको पता है, और लोग अब आपको जानने लगे, और आपका एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि लोग आपको फंडिंग देंगे। तो आने वाले टाइम पे जब आप वापस जब फंड रेस करेंगे ना, उस टाइम पे ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। क्यों, क्योंकि इनका नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट्स भी अब अच्छा बन चुका है। ये रहा एज इट इज़, जैसे मैंने बोला ना, एडिशनल राउंड्स में वो लोग कैपेबल होते हैं फंड कराने के लिए। बाद में IPO तक भी रुकेंगे, बिकॉज इनको पता है एक्सपीरियंस कैसे हैं, या आपको IPO से लिस्टिंग तक करा के दे देंगे, और ट्रेड सेल भी कर देंगे। मतलब सबका साथ सबका विकास वाला पॉलिसी इनका रहता है। कोई पूछेगा कि स्टेजेस क्या होता है वेंचर कैपिटल का, तो फर्स्ट होता है सीड मनी, दूसरा होता है स्टार्टअप, तीसरा होता है फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, ठीक है, और फिर लास्ट में रहेगा बस एक फोर्थ राउंड, ठीक है ना। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो स्टार्टअप, सबसे पहले तो सीड मनी होता है, मतलब लो लेवल फाइनेंसिंग इज़ नीडेड बिकॉज टू प्रूव द न्यू आइडिया वेदर इट इज़ गुड और नॉट, ठीक है। उसके बाद में स्टार्टअप में लेंगे कि किसके लिए। अब अपन धीरे धीरे ना, अपन ने क्योंकि शुरू में मार्केटिंग वगैरह नहीं किया, अपन सिर्फ एक बार देख रहे थे, अपन इस स्टेज पे अपन है ना, अपन बोल सकते हैं कि उसका अपन ने प्रोटोटाइप टाइप कुछ बनाया। मान ले अगर कोई अगर नई प्रोडक्ट है तो प्रोटोटाइप बना दिया, और उसको जस्ट एक्सपीरियंस कर रहे हैं। देन अपने को पता चला कि हाँ नाउ दिस इज़ गुड, अब ना उसकी अपन मार्केटिंग शुरू कर देंगे या प्रोडक्ट डेवलपमेंट शुरू कर देंगे, कुछ कमियाँ खामियाँ हैं तो वो निकाल देंगे, ठीक है। चलो अब सब हो गया, अपन ने देख लिया। अब फर्स्ट राउंड में अब अपने को ऑर्डर्स आने लग गए, या अपन कुछ फाइनेंसिंग भी करना चाह रहे, तो फर्स्ट राउंड में अपने को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए या अर्ली सेल करने के लिए फंड्स देना पड़ता है, ठीक है ना। अब कंपनी चलने तो लग गई है, बट अभी मेरे हिसाब से ब्रेक इवन पे रहेगी, और तब तक चलने दो, क्योंकि अभी तक प्रॉफिट में तो आई नहीं होगी, अभी ब्रेक इवन पे कंपनी चल रही होगी। अब फाइनली थर्ड राउंड कब होता है, जब प्रॉफिटेबल हो जाती है आपकी कंपनी, एंड फोर्थ राउंड मतलब ब्रिज फाइनेंसिंग है
अब अपने को पब्लिक में जाना है, शेयर्स को मार्केट में निकालना, बिकॉज अब अपन धीरे धीरे इतनी ग्रोथ पे आ चुके हैं कि कंपनी और लोग अपने को जानने लगे। जैसे कि अगर कल को अगर बोट का आईपीओ आ जाता है तो हमारे लिए कोई ऐसे सोचने वाली बात नहीं होगी, बिकॉज अब उसके चारों राउंड खत्म, मतलब 3 राउंड तो खत्म हो ही चुके हैं, चौथा राउंड मतलब वो पब्लिक में आया तो लोग उसको जानते हैं। अब वो इतना काम कर चुके हैं, इतना एक्सपीरियंस ले चुके हैं कि अब उनकी कंपनी भी प्रॉफिट में आ चुकी है। सो वी कैन सी एट द इनिशियल लेवल अभी तक आपका प्रोजेक्ट बना भी नहीं, प्रोटोटाइप बना रहे, एक्सट्रीम रिस्क रहेगा। स्टार्टअप के टाइम पे थोड़ा सा हाई रहेगा बिकॉज अभी तक भी अपन नेगेटिव में ही है। फिर फर्स्ट स्टेज में अपन बोल सकते हैं हाई, बिकॉज अभी अपन ने मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किया। सेकंड स्टेज में सफिशिएंटली हाई रिस्क रहेगी, बिकॉज अब अपन ने मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी पैसा तो लगा दिया है और रिस्क तो रहने ही वाला है। अभी थर्ड स्टेज में वीकेंड से अब अपन प्रॉफिटेबल बनते जा रहे हैं तो मीडियम रिस्क रहेगा, और फोर्थ स्टेज में लो रिस्क, बिकॉज अब अपन गोइंग नाउ वी हैव गॉन पब्लिक, धीरे धीरे रिस्क बढ़ चुका है। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस क्या रहेगा। अब वेंचर कैपिटलिस्ट को एकदम तो ऐसा तो होगा नहीं, वेंचर कैपिटलिस्ट की आया कि अरे वाह बोट कंपनी है क्या, लो पैसा डाल देता हूँ। अरे कौन जानता है बोट को भाई। सबसे पहले वो डील ओरिजिनेट करते हैं। सबसे पहले होता क्या, वेंचर कैपिटल जो भी ना ऑपरेट करते हैं वो सीधा सीधा इंटरमीडिएट के थ्रू ही ऑपरेट करते हैं। मतलब कि उसमें भी बेसिकली अपन लोग ही होते हैं, मतलब सीए लोग ही होते हैं, एंड मतलब हम लोग उनके डील लेके जाते हैं, ठीक है ना। बट उससे पहले क्या होता है कि हमें वेंचर कैपिटलिस्ट को बता देना पड़ता है कि बेसिक आइडिया अपन बोलते हैं कि एक सिनॉप्सिस दे देना पड़ता है कि किस सेक्टर पे फोकस्ड है, ठीक है ना, क्या बिजनेस का फोकस क्या है, प्रमोटर का क्या फोकस है और टर्नओवर कितना है, मतलब उसका जो अपन ने ऊपर पढ़ा था स्टेजेस। पूरा बिजनेस मॉडल तैयार करके बता दो कि भैया ऐसा ऐसा कुछ होगा, टेंटेटिवली बता दो कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब अब उसकी स्क्रीनिंग करेंगे अपन, वेंचर कैपिटलिस्ट उसका स्क्रीनिंग करेगा, है ना। उसके लिए कमेटी बना देता है पूरा, मतलब जिसमें सब बड़े बड़े लोग, एक्सपीरियंस लोग होते हैं, वो बताते हैं कि भाई कंपनी के बारे में ऐसा ऐसा बताया गया, अब आप देखो क्या है। अब ये वापस अपना काम आ जाता है ड्यू डिलीजेंस, कि हमें क्या प्राइस ऑफ़र करना चाहिए, इस प्राइस पे ये कंपनी ख़रीदना सही रहेगा क्या, या आपके हिसाब से ख़रीदना चाहिए कि नहीं ख़रीदना चाहिए। अब उन्होंने जो भी बोला अब उसका डील का स्ट्रक्चर करेंगे अपन, ठीक है ना। डील स्ट्रक्चर करके अब सब मान लो अब फाइनल हो चुकी है, अब इन्वेस्टमेंट अपन कर चुके हैं। अब इन्वेस्टमेंट करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, हमें किस तरीके से उसको गाइडलाइंस देनी है, या किस तरीके से हमें अपना एमआई स्ट्रॉन्ग करना है, या जो भी चीज़ें आप मॉनिटर करना चाहते हैं वो करिए। और उसके बाद में अपन ने बहुत पैसा कमा लिया, अब चलो अपन निकल जाते हैं यहाँ से। एग्जिट प्लान, थर्ड पार्टी को सेल कर देंगे या पब्लिक में चले जाएंगे, जो भी आप देख सकते हैं उसके अंदर। आईपीओ में यहाँ पे हिट कर दिया, ठीक है। अब वेंचर कैपिटल फंड्स इन इंडिया, मतलब पहले इतना कुछ था नहीं, अपने यहाँ पे इन 1970s में ही शुरू हुआ, ठीक है ना, जब गवर्नमेंट ने एक कमेटी को बनाया था और शुरू हुई थी आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, आईएफसीआई से, ठीक है ना। तो बेसिकली ये तो रीड ओनली है, इसमें तो इतना दिमाग नहीं लगा पाएंगे अपन। तो वेंचर कैपिटल होता कौन है, ट्रस्ट होता है, कंपनी होता है, एलएलपी होता है। इसके अंदर इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, एफआई हो जाता है, बैंक हो जाता है, पेंशन फंड हो जाता है, कॉर्पोरेशन हो जाता है, एचएनआई हो जाता है। अब इंडिया में वेंचर कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या रहता है, मतलब टोटल 3 होते हैं, जिसमें से एक तो डोमेस्टिक के लिए होता है और 2 ऑफशोर के लिए होता है, ठीक है ना। डोमेस्टिक फंड में तो क्या होता है, जो कि डोमेस्टिकली अपन ने फंड रेज किए, और स्ट्रक्चर कैसा होगा उसका, डोमेस्टिक व्हीकल फॉर द पूलिंग ऑफ फंड फ्रॉम द इन्वेस्टर एंड सेपरेट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर दैट कैरीज आउट ड्यूटीज ऑफ असेट मैनेजमेंट। And basically the choice of entity for the pooling vehicle falls between a trust and a company. Unlike most developed countries, does not recognize a limited partnership with the trust from prevailing due to its operational flexibility. सही बात है। ऑफशोर फंड्स होता है दूसरा, जैसे एक डोमेस्टिक हो गया, दूसरा ऑफशोर हो गया। इसमें भी 2 कॉमन ऑल्टरनेटिव होते हैं ऑफशोर, मतलब कि एक को बोलते हैं ऑफशोर स्ट्रक्चर एंड एक को बोलते हैं यूनिफाइड स्ट्रक्चर। ऑफशोर में बेसिकली क्या होता है, ये भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल ही है। इसमें जो एडवाइज़र होता है ना वो इंडिया का होता है, एंड जो असेट होता है ना मैनेज करता है ऑफशोर मैनेजर, ठीक है। और इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होता है वो ड्यू डिलीजेंस वगैरह देख लेता है और डील आइडेंटिफाई कर लेता है कि कैसे क्या करना है, ठीक है। यूनिफाइड स्ट्रक्चर में क्या होता है, जब भी किसी डोमेस्टिक इन्वेस्टर को पार्टिसिपेट करना है ना तो उसके लिए यूनिफाइड स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। मतलब कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर पूल कर देते हैं उनका असेट एक ऑफशोर व्हीकल में, जो इन्वेस्ट करता है लोकली मैनेज ट्रस्ट, जिसमें डोमेस्टिक इन्वेस्टर डायरेक्टली उस ट्रस्ट में कॉन्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फिर ये लोकल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बना देंगे। इसमें देखेंगे स्टार्टअप इनिशिएटिव, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आया था 16 जनवरी 2016 को, नोटिफिकेशन पास किया था 19 जनवरी 2019 को। 10 साल का लिमिट है, टर्नओवर होना चाहिए नॉट एक्सीडिंग 100 करोड़। पूरा जो होता है ना, इनोवेशन होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, एंड वेल्थ क्रिएशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, कोई भी स्प्लिटिंग या रिकन्स्ट्रक्शन को आप स्टार्टअप नहीं बोल सकते किसी भी एग्जिस्टिंग बिजनेस का, ठीक है ना। बेसिकली समरी यहाँ दी हुई है,
गवर्नमेंट स्कीम अवेल करना है तो 10 साल होना चाहिए इनकॉर्पोरेशन के अंदर अंदर, मतलब कि 10 साल के बाद नहीं मिल सकता। विद इन 10 ईयर्स में आप कर सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप हो सकती है, लिमिटेड लाइबिलिटी हो सकती है। टर्नओवर और एनी फिजिकल 100 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कोई भी रिकन्स्ट्रक्शन वगैरह आप करके नया स्टार्टअप बता दोगे स्प्लिट अप करने से, तो उसको ऐसा माना नहीं जाएगा। स्टार्टअप बेसिकली होना चाहिए इनोवेशन, डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ कमर्शलाइजेशन टेक्नोलॉजी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। So I have tried to cover everything in very short span of time. Just go through it. सिर्फ एक बार रीड ओनली कर लेना। और इसके जो नोट्स है ना, मैंने इसके की पॉइंट्स जितने भी हैं, अगर आप शुरू से भी लगा के देखोगे तो ये की पॉइंट्स वगैरह मैंने जो बोल सकते हैं, जैसे कि सम ऑफ द इनोवेटिव वेज हो गया, तो उसमें पर्सनल फाइनेंसिंग हो गया, पर्सनल क्रेडिट लाइन हो गया। अब ये सारे जो भी बड़े बड़े पॉइंट्स हैं ना, पॉइंट्स है पिच प्रेजेंटेशन में क्या होता है, इंट्रोडक्शन, टीम्स, ये सारी चीज़ें मैंने अपने हैंडमेड नोट्स में लिखी है। बिकॉज ये चीज़ तो एकदम कट टू कट होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। अगर आपको चीज़ समझ में आती है, आप अंदर का पार्ट अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये चीज़ एकदम कट टू कट होनी चाहिए। उसके लिए भी मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बना के रखे हैं। 4 पेजेस के अंदर पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये मार्क्स कहीं नहीं गए। एसएफएम में अगर कहीं ना कहीं बोनस है तो वो यही है, प्रैक्टिकल के मार्क्स पूरे मिलेंगे, कोई गारंटी नहीं है। थियरी आपको 100% बचा लेगा। ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ भी क्वेरीज है, यू कैन रीच आउट टू मी, एंड दैट्स ऑल।